काली अंधियारी रात में तारे भी बादलों के पीछे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। रात के 1 बजने वाले थे। बहुत देर हो गई है, मुझे ऑफिस का टाइम हो रहा है। नीता को भी रह रहकर काम याद आते हैं। आज उसकी वजह से ही ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, शॉर्टकट ले लेता हूँ। अपनी कलाई पर बंधी हुई रिस्ट वॉच की तरफ देखकर रोशन गुस्से में खुद से ही बातें कर रहा था। उसने सामने एक उबड़ खाबड़ रास्ते को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन आई। फिर उसने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए, कार की खिड़कियां बंद की और सड़क की ओर निकल गया। अच्छा हुआ मैं मेन रोड के ट्रैफिक की बजाय यहां से आया। ये रोड बिल्कुल खाली है, मगर एक तो सुनसान सड़क, दूसरी बात दूर दूर तक कोई इंसान छोड़ जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता सड़क किनारे लगे हुए बड़े बड़े पेड़ पर लटक रहे चमगादड़ की लाल आंखें उसके मन में भय को पैदा कर रही थी। ये भी ऑफिस पहुंचने के लिए जल्दी ना होती तो कभी भी इस रास्ते से नहीं आता। सच ही कहा है किसी ने, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निष्कृष्ट चाकरी, भीख निदान। दूसरे की नौकरी करने वाला सपने में भी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग खेती किया करते थे, मगर हम लोग जरा सा पढ़ लिख क्या गए, दूसरों के आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगे। रोशन अपनी इस नाइट शिफ्ट की जॉब से वैसे ही खुश नहीं था और आज परेशान होकर न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। उसे होश ही नहीं था कि कार के ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। कार उस गड्ढे के अंदर जा गिरी। उसका सर स्टीयरिंग से टकराया और कार की विंडस्क्रीन चकनाचूर हो गई, जिसके टुकड़े उसके शरीर के भीतर तक घुस गए थे। पूरा शरीर खून में लथपथ पड़ा था। वो अर्ध बेहोशी की हालत में ही किसी को फोन लगाने के लिए मोबाइल ढूंढने लगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। सुनसान सड़क थी तो सारी रात वो ऐसे ही पड़ा रहा। अगले दिन मोबाइल की लोकेशन से उसे ढूंढा गया, मगर तब तक कुछ भी शेष नहीं बचा था। केवल कार के बाहर पड़ा हुआ मोबाइल ही सही सलामत था। पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो उसमें लास्ट मैसेज था, कोई जिंदा नहीं बचेगा, एक एक करके सब मरेंगे, आज तुम्हारी बारी है। ये कैसा बेहुदा मैसेज है? हवलदार, इस नंबर को ट्रेस करो और पता करो ये किसका नंबर है। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर मोबाइल कंपनी के अनुसार उन्होंने वो नंबर किसी को दिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वो नंबर किसी को दिया ही नहीं है तो उस नंबर से मैसेज कैसे आ सकता है? ये रोशन की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गई। इंस्पेक्टर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बिना किसी एविडेंस के ऐसे किसी पर कोई कार्रवाई भी तो नहीं कर सकते। कुछ दिन बीते। उसके बाद मीरा अपनी जॉब के लिए आधी रात के वक्त एमएनसी सेंटर पहुंची, जहां का हेड ऑफिस फॉरेन में था, इसीलिए वहां रात में ही काम होता था। उस दिन वहां कोई भी नहीं था। आज कहीं छुट्टी तो नहीं? यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? खुद से ही बातें करते हुए वो अपनी डेस्क पर पहुंच गई और उसने कुछ देर तक इंतजार किया, मगर उसका कोई भी सहकर्मी वहां नहीं आया। वो उठकर जाने लगी तो उसके टेबल का फोन बजने लगा। लगता है किसी क्लाइंट का फोन होगा, रिसीव करके देखती हूँ। कहते हुए मीरा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ लंबी खामोशी थी। उसने डरते हुए जब अपने कलीग को सारी बात बताई। हम लोग तो बहुत देर से आए हुए हैं, बल्कि तू लेट आई थी और हमने तो कोई फोन की रिंग नहीं सुनी। कहते हुए उन लोगों ने फोन चेक किया, मगर मीरा के टेबल वाले फोन पर आखिरी कॉल रात का था और आज तो उस पर कोई कॉल आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई कोई नहीं था और अभी अभी मैंने फोन पर बात की थी। लगता है रात को ठीक तरह से नींद पूरी ना होने के कारण तुझे कुछ गलतफहमी हो रही होगी। अभी घर जाकर आराम कर, हम लोग कल बात करेंगे। अपने कलीग के कहने पर मीरा घर के लिए निकल गई, मगर उसके मन में बार बार उसी फोन की आवाज गूंज रही थी। वो न जाने कैसे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गई। उसका उसके शरीर पर बस नहीं था और उसने नदी में छलांग लगा दी। अगले दिन उसकी लाश मिली। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसकी मौत को सुसाइड समझकर केस बंद कर दिया। मगर मीरा और रोशन की मौत की खबर सुन वीरेंद्र बहुत परेशान होने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन के अंदर उन दोनों की मौत हुई और कोई क्लू नहीं मिला कहीं। सोते हुए उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो किसी को फोन लगा ही रहा था कि उसके फोन पर किसी मिताली का नंबर डिस्प्ले होने लगा, जिसे देख वीरेंद्र के होश उड़ गए। मिताली का फोन? मगर वो तो मर चुकी है। डरते हुए वीरेंद्र ने फोन नहीं उठाया। तभी उसे मिताली की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ वीरेंद्र, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तो एक बार में ही तुम्हारा फोन उठा लेती थी। उस रात भी मैंने तुम्हारा फोन उठाकर तुम पर भरोसा किया था, मगर मुझे क्या हासिल हुआ? मिताली की बात सुन वीरेंद्र के चेहरे पर पसीना झलकने लगा और उसकी आंखों के आगे उस रात का मंजर आ गया। उस रात शर्त ही शर्त में कितनी बड़ी अनहोनी हो गई। अरे मिताली एक नंबर की फट्टू है। वो रात को घर के बाहर ही नहीं निकलती। हाँ यार वो तो है,
मैं भी उसे बहुत टाइम से जानती हूँ, मगर मैंने अभी उसे रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलते नहीं देखा। ऐसा नहीं है, यदि मैं बुलाऊंगा तो वो जरूर आएगी। तुझे ऐसा लगता है, मगर वो नहीं आएगी। अरे वो इसके बुलाने पर आएगी, इसकी गर्लफ्रेंड जो है। शर्त लगा लो, वो नहीं आएगी। मैं उसे हर हाल में बुला कर रहूंगा। तो बुला लो। मीरा की बात सुनकर वीरेंद्र ने मिताली को फोन लगाया। मिताली, आज रात हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। सॉरी वीरेंद्र, मैं नहीं आ सकती। मिताली ने आने के लिए मना कर दिया, मगर वीरेंद्र ने उसे बार बार फोर्स करके बुला लिया। वीरेंद्र मिताली से नाराज हो गया क्योंकि उसने एक बार में उसकी बात नहीं मानी थी। मुझे हर हाल में मिताली का डर दूर करना ही होगा, कहते हुए उसने मीरा और रोशन के कान में कुछ कहा। सुनकर तीनों हंसने लगे थे। तीनों ऑफिस में अंधेरा करके मिताली के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मिताली आई, ऑफिस की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। ये देख मिताली डर गई। यहाँ तो कोई नहीं है। वीरेंद्र ने मुझे फोन लगाकर बुलाया था, उसे कॉल करके देखती हूँ। खुद से बातें करते हुए मिताली ने वीरेंद्र को फोन लगाया, मगर घंटी जा रही थी, मगर वीरेंद्र ने फोन नहीं उठाया। मिताली बहुत डरने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिताली ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक काला साया था, जिसे देख मिताली को हार्ट अटैक आ गया। मिताली की हालत को देखकर वीरेंद्र और मीरा दोनों सामने आए। अरे ये क्या हो गया? घबराते हुए रोशन ने भी अपने चेहरे पर से नकाब हटा लिया। वो लोगों से तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीनों डर गए। उन्होंने मिताली की लाश को नदी में फेंक दिया। उसके मोबाइल से वीरेंद्र ने खुद को उसका सुसाइड अटेम्प्ट करने का मैसेज किया, ताकि लोगों को लगे कि उसने सुसाइड किया है। नदी में गिरने के बाद मिताली की लाश भी नहीं मिली। सबको लगा कि मिताली ने सुसाइड कर लिया, मगर मिताली अपना बदला लेने के लिए लौट आई थी। मिताली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम्हारा भरोसा करके ही तो मैं वहां पर आई थी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। और तो और, जब मैं मर गई तो तुम लोगों के कारण मेरी अंतिम संस्कार तक नहीं हुई। मेरी आत्मा भटक रही है। उसे अभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपना बदला ले लूंगी। रोशन और मीरा तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी मौत भी मेरी मौत की तरह रहस्यमय रह जाएगी, और अब तुम्हारी मौत तय है। कहते हुए उसने वीरेंद्र पर वार किया। वीरेंद्र डरकर पीछे हटा। मिताली का चेहरा बहुत ही भयानक होता जा रहा था। चमड़ी गलकर सफेद नजर आ रही थी। ये देख वीरेंद्र को हार्ट अटैक आ गया। रोशन और मीरा की मौत की तरह वीरेंद्र की मौत भी रहस्यमयी थी कि इतनी कम उम्र में उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। कहीं आप भी तो किसी से इतना भद्दा मजाक नहीं कर रहे?